हेलो एवरीवन, एजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें कक्षा 12 की फिजिक्स का आधा मॉडल पेपर हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके सभी प्रश्नों के ऊपर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह जो पैटर्न है ये बोर्ड परीक्षा 2022 का पैटर्न है। आपको फिजिक्स का पेपर इसी तरह से मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यानी एक लाइन से बड़ा आपको आंसर नहीं देना। एक लाइन का आंसर मतलब है एक या दो लाइन के अंदर इसका आंसर हो सकता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विभव मापी की सहायता से दो प्राथमिक शैलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। अब आप ये मत कहना कि साहब इसका आंसर एक पंक्ति में कैसे बनेगा, एक पंक्ति में इनका डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम तो बड़ा बनेगा। चलिए इसके डायग्राम की अपन चर्चा करते हैं। तो जनरली अपन क्या देखते हैं कि ये हमारे पास ए बी एक विभव मापी का 10 मीटर लंबा तार है। यहाँ पे हम प्राइमरी सर्किट बनाते हैं जिसमें एक बैटरी लगा देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा प्राथमिक परिपथ तैयार हो जाता है। इसके नीचे हम आर एस लिख देते हैं, यहाँ पे कुंजी के लिख देते हैं और यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा देते हैं। दूसरे परिपथ में हमें उन दो सेलों को जोड़ना है जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है और दोनों का जो पॉजिटिव सिरा है वो हमें पॉइंट ए पर कनेक्ट करना है। दोनों का नेगेटिव सिरा है उनको आगे लेके चलना है और यहाँ पर हमें एक द्विमार्गी कुंजी लगा देनी होगी जिसे हम कहते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड एक द्विमार्गी कुंजी है। अगर हमें पहले सेल को कनेक्ट करना है अगर हमें पहले सेल को कनेक्ट करना है तो एक्स और वाई को कनेक्ट करेंगे और यदि दूसरे सेल को कनेक्ट करना है तो यहां से गैप को हटा करके और वाई और जेड को कनेक्ट कर देंगे। आगे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर के आगे एक विसर्पी कुंजी लगी होगी। यहां पे हम लिखेंगे E1 और इस सेल का विद्युत वाहक बल लिख देंगे हम E2। तो ये केवल हमसे परिपथ चित्र पूछ रहा है, तो परिपथ चित्र जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। बहुत ईजी है। एक नंबर का प्रश्न विभव मापी के अनुप्रयोगों के डायग्राम में से आने की पूरी संभावना है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसे हम धारामापी कहते हैं, उसको वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। आप जानते हैं कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में आप एक बहुत बड़े प्रतिरोध की वैल्यू आर एच मीन्स हाई रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो आपका वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल आप लोगों को ये इसके अंदर ये लिखना है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध RH जोड़ा जाता है और उसके नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है। बहुत सिंपल है। एक नंबर का आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न चित्र में दो कुंडलियां दे रखी हैं। पहली कुंडली AB है और दूसरी कुंडली CD आपको दे रखी है। इनके बीच में कोई एक चुंबक है NH, वो तीर के निशान की दिशा में चल रही है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित धारा बाईं ओर से देखने पर, लेफ्ट साइड से देखने पर वामावर्त होगी। कौन सी कुंडली के अंदर, किस कुंडली के अंदर धारा है वो वामावृत होगी। वामावृत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इस कुंडली का बाईं तरफ से देखने पर जिसका सिरा एन पोल की भांति बनेगा तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा और उसे अपन वामावृत दिशा में कहेंगे। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अंदर हमने बहुत जगह पढ़ा है और लेंज के नियम में हमने पढ़ा है कि उत्पन्न होने वाली धारा अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगी। तो यदि आप इस एस पोल को नजदीक लेकर के जाओगे तो ये जो सी सिरा है, दूसरी कुंडली का जो सी वाला पार्ट है, वो इसमें प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करने के लिए ये एस की भांति व्यवहार करेगा और हमें तो देखना है कि वामावर्त दिशा में।
चलिए ए बी कुंडली पे चलते हैं। जब ये एन सिरा इससे दूर जाएगा तो ये इसको दूर जाने नहीं देगा, और जाने नहीं देगा इसका मतलब इसका जो बी सिरा है वो एस की भांति व्यवहार करेगा ताकि वो एन पोल को आकर्षित कर सके। और जब बी सिरा एस पोल की भांति बनेगा तो ए सिरा जो है वो एन पोल की भांति बनेगा। और हमें देखना किधर से है, बाईं ओर से है। तो बाईं ओर से देखने पर ए बी कुंडली का जो ए सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, यानी यहां पर करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में होगी। तो यहां पे हमें इन दोनों में से किसी का एक नाम लिखना था और हमें आंसर में लिखना है कि ए बी कुंडली के अंदर वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाला प्रयोग कौन सा है? ऐसा कौन सा प्रयोग है जो हमें यह प्रूफ करता है, प्रैक्टिकली प्रूफ करता है कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो वेव के फॉर्मेट में तरंग के रूप में गति करेगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि डेविएशन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसी भी पार्टिकल के तरंग प्रकृति की गति का सत्यापन करता है। तो इसमें हमें डेविएशन जर्मर प्रयोग इसका आंसर लिखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और वो जो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का मतलब P और अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He4, यानी हीलियम का नाभिक होता है। इन दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, समान गतिज ऊर्जा से ये गति कर रहे हैं। इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होगी? अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2me। तो h प्लांक कांस्टेंट है, सेम रहेगा, 2 का इफेक्ट भी सेम रहेगा, E जो है वो गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी सब में समान रहेगा। अब हमें कम तरंग दैर्ध्य पूछा है और तरंग दैर्ध्य कम होने के लिए मास क्या होना चाहिए? क्योंकि मास डिवाइड में है इसलिए मास ज्यादा होना चाहिए। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। और द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसकी तुलना में हीलियम का जो नाभिक है या अल्फा कण है उसका द्रव्यमान जो होगा वो 4 गुना होगा। यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में 4 गुना ज्यादा द्रव्यमान होता है हीलियम का। सो दैट हमारा जो आंसर होगा वो अल्फा कण हो जाएगा, क्योंकि अल्फा कण जो होता है उसे अपन हीलियम का नाभिक बोलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। नाभि के विखंडन और नाभि के संलयन में अंतर लिखिए। तो नाभि के विखंडन में क्या होता है कि एक बड़ा नाभिक होता है, भारी नाभिक होता है, इसके ऊपर एक मंदगामी न्यूट्रॉन का अटैक किया जाता है तो ये दो छोटे छोटे मध्यवर्ती नाभिकों की मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के नाभिकों में विभक्त हो जाता है और साथ में यहाँ पे न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन भी होता है। और नाभि के संलयन के अंदर दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और दोनों में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आप इसके साथ में डायग्राम भी बना सकते हैं और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कम से कम शब्दों में हमें लिखना होता है। आगे कह रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ खींचिए। तो एक्स एक्स के ऊपर अपन द्रव्यमान संख्या लेते हैं, वाई एक्स के ऊपर अपन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बी बार लेते हैं और इसका जो ग्राफ आता है वो पहले ही से जिगजैग मोशन में आता है और ये 2, 4, 8 के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक होते हैं और उसके बाद में ये इस तरह से घूम करके आगे चला जाता है। यहाँ पे जो इसके टॉप मोस्ट वैल्यू होती है वो हमारा Fe की होता है, फेरिक लोहा जिसे अपन कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम जो है वो अच्छे से आप लोगों ने नाभिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे से तैयार करके इसे लिखना है। आगे कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि चित्र में P और सारणी Q, एक डायग्राम दे रखा है और एक टेबल दे रखी है, इन दोनों से संबंधित जो तार्किक द्वार हैं उनके नाम लिखने हैं हमें। तो आधे आधे नंबर के प्रश्न हैं, 1 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। तो यदि आप इस डायग्राम को देखेंगे और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में लॉजिक गेट को अच्छी तरह से पढ़ा है, देन आपको पता होगा कि ये जो गेट है वो OR गेट का सिंबल है। क्लियर है? उसके बाद में यदि मैं यहाँ पे इस टेबल को ट्रुथ टेबल जिसे सत्यमान सारणी कहते हैं, इसको अगर अपन थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो 0 0 इनपुट होने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब भाई साहब कुछ तो लोचा है। 0 0 की सिचुएशन में 1 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये लॉजिक गेट तो नहीं है, ये है आपका यूनिवर्सल गेट। सिमिलरली 1 1 इनपुट डालने पर यहाँ पर नीचे दे रखा है कि 1 1 इनपुट डालेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा और 0 0 डालने पर 1 मिलेगा। इसका मतलब ये लॉजिक गेट नहीं है, ये यूनिवर्सल गेट है। और यूनिवर्सल गेट को लॉजिक गेट में कन्वर्ट करने के लिए आप ये जो लास्ट वाला रिजल्ट है
उसका जस्ट आप ऑपोजिट लिख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए। तो जब आप यहाँ पे इनका ऑपोजिट लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 1 का 0 बनेगा, 0 बनेगा, 0 बनेगा और ये 1 बनेगा। और अब आप लोगों ने ट्रुथ टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि दोनों इनपुट 0 होने पर 0 है, एक भी इनपुट 0 होने पर 0 है, दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 होने पर 0 है और दोनों इनपुट 1 होने पर 1 है। इसका मतलब भैया ये हमारा एंड गेट है, ये वाला, और ये एंड गेट का अपोजिट है। तो इसके अंदर हमारे पास ये बन जाएगा नैंड गेट, NAND गेट बन जाएगा। तो आपको केवल इसमें इतना सा लिखना है, डायग्राम के बारे में लिखना है कि चित्र P है वो OR गेट को रिप्रेजेंट करता है और जो सत्यमान सारणी है, टेबल जो है वो हमारा नैंड गेट को रिप्रेजेंट करती है। उम्मीद करता हूं कि ये जो सेक्शन था ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आगे चलते हैं सेक्शन बी में, और यहाँ पे हमसे 1.5 नंबर के प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करने का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। पूरा बड़ा डेरिवेशन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर जाके आप देखेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने का जो फॉर्मूला आएगा V = KQ अपॉन स्मॉल r, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। पूरा डेरिवेशन हाथ से लिखे हुए नोट्स के साथ विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। तो वो आप चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर रखा भी होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता कितनी है। तो ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। बहुत अच्छे से यदि सर हम देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये 5 माइक्रोफैरड और ये 5 माइक्रोफैरड दोनों कैपेसिटर समांतर क्रम में है। और सर समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C = C1 + C2। तो 5 और 5 माइक्रोफैरड दोनों को जोड़ेंगे तो 10 माइक्रोफैरड हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बन गया 10 माइक्रोफैरड और एक 10 माइक्रोफैरड का यहाँ पर है। दोनों की वैल्यू समान है और एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। और श्रेणी क्रम में यदि समान वैल्यू के कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो तुल्य धारिता जो होती है वो होती है C/N। तो 10 माइक्रोफैरड के हैं और 2 कैपेसिटर हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 5 माइक्रोफैरड। या फिर इसे आप 1/C = 1/C1 + 1/C2 का जो हमारा फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का आंसर हमारे पास 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में 2 अंतर लिखिए। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है कि जब कोई बैटरी किसी सर्किट में जुड़ी हुई हो और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो, बैटरी है वो काम में आ रही हो, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो, उस समय उस बैटरी के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो उसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। और जब सेल किसी भी काम में नहीं आ रहा, कंप्लीटली स्टोर किया हुआ है, उसमें से कोई धारा नहीं बह रही है, उस स्थिति में उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो एक डिफरेंस हो जाएगा ये। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि जब सेल यूज हो रहा है, यानी किसी सर्किट में उस सेल की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसे अपन कहते हैं सेल का अनावेशन, यानी सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। और जब सेल डिस्चार्ज होगा उस समय उसका जो विद्युत वाहक बल है वो ज्यादा होगा और टर्मिनल वोल्टता है वो कम रहेगी। तीसरा आंसर आप लिख सकते हैं कि जब सेल को हम आवेशित करते हैं, कोई सेल है उसे अपन चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करने के लिए हमें सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा का वोल्टेज उसके सिरों पर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो चार्ज होगा। तो चार्जिंग की स्थिति में, आवेशन की स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टता है उसका मान विद्युत वाहक बल की तुलना में अधिक रहेगा। ठीक है, तो बहुत इजी प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आप लोगों को पढ़ना चाहिए। सातवां प्रश्न कह रहा है कि एक मीटर सेतु की संतुलन अवस्था दे रखी है, अज्ञात प्रतिरोध S है, उसका मान निकालना है। तो यहां पे 4 ओम का प्रतिरोध है, ये 40 सेंटीमीटर की लंबाई है और इसकी बची हुई लंबाई 100 - L करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर अपन इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक व्हाइट स्टोन सेतु बन जाता है। और व्हाइट स्टोन सेतु में मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि आप इन दोनों भुजाओं के बीच में अनुपात ले लें और यहाँ पे अनुपात ले लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/40 = S/60। उसके बाद में ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया,
ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 6 ओम हो जाएगी। 6 ओम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सर हम इसको परीक्षा में कैसे लिखें? आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर जो मीटर सेतु का हमारा फॉर्मूला होता है R माइनस 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस L 60 अपॉन 40 इंटू में R का मान 4 है, 0 से 0 जाएगा, 4 से 4 जाएगा और 6 आंसर आपका यहाँ पे रह जाएगा। आगे चलते हैं। L लंबाई की एक चालक छड़ है, समान चुंबकीय क्षेत्र B में नियत वेग V से गति कर रही है, इसका यह व्यवस्था परस्पर लंबवत है, गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा बड़ा डेरिवेशन हमें निकालना है, ये भी आपको हमारे चैनल के चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला मिलेगा उसका आंसर आपके पास BVL आने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका डेरिवेशन आप आगे जाकर के पढ़ लेना। 9वां प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर की धारा से शून्य धारा हो जाती है। तो dt जो टाइम हमें दे रखा है वो 0.1 है और एम्पियर की जो वैल्यू है di जिसे अपन कहेंगे यानी करंट में चेंज। तो अंतिम धारा जो है वो हमारे पास 0 है और उसमें से प्रारंभिक धारा अपन 5 करेंगे तो ये हमारे पास -5 वैल्यू आएगी। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो स्वप्रेरकत्व के फॉर्मूले में आप लोगों ने निकाला होगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -L/di/dt। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 100 दे रखी है, तो 100 लिखेंगे, बराबर L लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, di की वैल्यू जो है वो हमारे पास दे रखी है -5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टा में dt की वैल्यू दे रखी है 0.1। क्लियर है? तो ये 0.1 दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 5 जो है वो बटा में आ जाएगा। 5 से जब आप इस 100 को काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा और 20 को 0.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.0 हो जाएगा। और स्वप्रेरकत्व जो है L की वैल्यू है वो हमारे पास 2.0 और मात्रक जो है वो इसका होता है हेनरी। तो हमें इसकी यूनिट भी इसके आगे लगानी चाहिए। 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए और इसकी किन्हीं 2 घटनाओं के नाम लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन चैप्टर नंबर 9 में है। विस्तार पूर्वक आप लोगों को हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 11 के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो आपको विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होती है, पहली शर्त। और दूसरा, उसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से यदि ज्यादा है तो वापस वो उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस आधार पर 2 घटनाओं का नाम यदि अगर लिखने को कहे तो इसे अपन कह सकते हैं मृगमरीचि का, और दूसरा होता है हीरे का चमकना, और नंबर 3 पे अपन लिख सकते हैं इसे प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है, OFC जो होता है। ये तीनों इसके एग्जाम्पल है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच में कोई 3 अंतर लिखिए। ये भी हमारे 11वें चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसके रंगों का क्रम ऊपर से लेकर के यदि अपन चलें तो रेड से लेकर के नीचे की तरफ बैंगनी आता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें ऊपर से कलर जो होता है वो बैंगनी से शुरू होता है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है तो यहाँ पे हमारा कलर जो होगा वो VIBGYOR तक जाएगा, यानी R कलर, रेड कलर ऊपर रहेगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष है वो इस प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है और इसका जो क्रम होगा वो R यहाँ से शुरू होगा, V ऊपर हो जाएगा, VIBGYOR। क्लियर है? दूसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। सारे के सारे डिफरेंस जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आप चैप्टर नंबर 11 की प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी 11वें चैप्टर में से, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध स्थापित कीजिए। आपको इसका जो प्रूफ है वो लिखना है, रिजल्ट लिखना है, और आप जानते हैं कि R इज इक्वल्स टू जो रिजल्ट आएगा वो 2F का रिजल्ट आ जाएगा। ये भी चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों को मिल जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां हमें दे रखी हैं। एक दूरदर्शी है उसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी दे रखी है और नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखी है। इसकी आवर्धन क्षमता और दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सर M बराबर फॉर्मूला होता है
एफ नॉट अपॉन एफ ई, तो एफ नॉट अपॉन एफ ई यानी 192/8 हो जाएगा। तो इससे अपन डिवाइड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। और लेंसों के बीच की दूरी एल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है एफ ओ प्लस एफ ई, यानी दोनों की फोकस दूरियों का योग कर देंगे तो 192 + 8 = 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दूरदर्शी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी प्रश्न है। मैं कहता हूं कि इससे आसान कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। जब आवर्धन क्षमता निकालनी है तो बड़ी वैल्यू को छोटी वाली से डिवाइड कर देना है, और जब लेंसों के बीच की दूरी निकालनी है या इसकी लंबाई कह सकते हैं इसे, दैट टाइम आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, केवल कुछ भी नहीं करना और विशेष। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में और नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में आप जानते हैं कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, और नियंत्रक के रूप में कैडमियम छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इनके जो आंसर है वो याद होने चाहिए। ये भी हमारे चैप्टर नंबर 13 में नाभिकीय भौतिकी वाला जो चैप्टर है उसमें विस्तार पूर्वक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपनी प्रारंभिक मान का 6.25% रह जाती है, यानी 6.25% नाभिक शेष रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए, इसकी आधी आयु कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेडियो सक्रियता के टॉपिक में हमने फॉर्मूला पढ़ा है n0/2n, दिस इज इक्वल्स टू n। तो n0 है वो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या है, n है वो शेष रहे नाभिकों की संख्या है, और 2 में जो स्मॉल n लिखा है ये है हमारे पास अर्ध आयुकालों की संख्या। और अर्ध आयुकालों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन अर्ध आयुकाल। जब कुल समय में हम अर्ध आयुकाल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉल n की वैल्यू आएगी। तो इस प्रश्न के अंदर यदि अपन बात करें तो 6.25% शेष रहे नाभिकों की संख्या है। यदि मान लीजिए आपके पास टोटल नाभिक प्रारंभ में 100 थे, तो 2n से जब अपन इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमारे पास 6.25 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को हम यहां पे एक्सचेंज कर सकते हैं, ये वैल्यू यहां पे नीचे आ जाएगी और 2n यहां चला जाएगा, ऊपर यहां पे चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 100/6.25, दिस इज इक्वल्स टू 2n। और आप जानते हैं कि 100 को जब अपन 6.25 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 16। तो हमारे पास 2n की वैल्यू आ जाएगी 16। अब 16 को हम 2n के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? तो सर हमारे पास आएगा 2n, दिस इज इक्वल्स टू 16 को हम लिख सकते हैं 2 यानी 2 की वैल्यू 16 होती है। यदि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास n की वैल्यू 4 आ जाती है, यानी 4 अर्ध आयुकाल बीत चुके हैं हमारे पास इस 6 घंटे के समय में, तब जाकर के हमारे पास 6.25% की संख्या शेष रहती है। रेडियो सक्रियता का नियम कहता है कि हर एक अर्ध आयुकाल बीतने पर नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की आधी हो जाती है। तो जब आपके पास 100% नाभिक थे, यानी 100 नाभिक थे, तो पहला अर्ध आयुकाल बीता तो 50% रह गए, एक अर्ध आयुकाल कंप्लीट हो चुका है। अगले अर्ध आयुकाल में इस 50% का आधा यानी 25% रह जाएगा, यानी 2 अर्ध आयुकाल कंप्लीट हो गए। फिर 25 का आधा 12.5 यानी 3 अर्ध आयुकाल हो गए, और 12.5 का जो आधा है वो 6.25 आएगा, यानी 4 अर्ध आयुकाल हो गए। और मैथमेटिकली भी हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो n की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है। वो n की वैल्यू 4 जो है उसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल टाइम अपॉन अर्धायुकाल इज इक्वल्स टू n, अर्धायुकालों की संख्या। टोटल टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे प्रश्न में 6 घंटे, तो 6 अपॉन अर्धायुकाल इज इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू है हमारे पास 4। इन दोनों को एक्सचेंज करके जब अपन सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6/4 इज इक्वल्स टू T, जो कि अर्धायुकाल है। और 6 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3/2, और 3/2 को जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा जो है वो इसका अर्धायुकाल है। पहले 1.5 घंटे में 50%, अगले 1.5 घंटे में 25%,
अगले 1.5 घंटे में 12.5% और अगले 1.5 घंटे के अंदर 6.25% नाभिकों की संख्या है वो शेष रह जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर जो अर्धायु काल हमसे पूछा गया है वो 1.5 ओवर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक सेक्शन सी यहाँ पे दे रखा है जिसमें हमसे 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। बायो सावर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार पास के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका हमारा जो रिजल्ट आएगा, ये एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसके एक्स के ऊपर केंद्र से आर दूरी के ऊपर जाके यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इसका फॉर्मूला आता है हमारे पास μ0I A² अपॉन 2 ब्रैकेट A² प्लस R² की पावर 3/2। ये इसका रिजल्ट आने वाला है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे कह रहा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार धारावाही टोरॉइड के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसका डायग्राम बनाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका फॉर्मूला जो है वो B = μ0n आपके पास आने वाला है। इसको भी आप डेरिवेशन के अंदर पढ़ेंगे। बड़े वाले प्रश्न हैं उनको यहाँ पे सोल्व करवाना मुश्किल है, इसलिए आप लोग चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। 12th क्लास की पूरी फिजिक्स के हर एक टॉपिक को हमने विस्तार पूर्वक और बड़े आसान भाषा में लिखवाया। 17वां प्रश्न कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन हेतु बिंब की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है और माध्यम के अपवर्तनांक दे रखे हैं और वक्रता त्रिज्या r दे रखी है। ये भी आप लोगों को हमारे चैप्टर नंबर 11 में किरण प्रकाशिकी के अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो मिल जाएगा। सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, वो भी चैप्टर नंबर 11 में इसकी बनावट है, इसकी आवर्धन क्षमता है, कंप्लीट आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यह आपका 11वां चैप्टर है आपके फिजिक्स का, लेकिन ये आपको हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 13 जो दे रखा है उसके अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। जब किसी धातु की सतह के ऊपर देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का जब प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो घटना है, देहली आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश आपतित होना चाहिए, उसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना है इसे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आगे कह रहा है कि समान तीव्रता व भिन्न भिन्न आवृत्तियों, तीव्रता समान होनी चाहिए और आवृत्तियां भिन्न भिन्न होनी चाहिए। दो आपतित किरणों के लिए प्रकाश विद्युत धाराओं के लिए और संग्राहक पट्टी का विभव के साथ ग्राफ बनाइए। तो इसका जो डायग्राम है वो हमारे पास कुछ इस तरह से मिलने वाला है। यहाँ पे हमारे पास तीव्रता जो है वो हमें समान दे रखी है, लेकिन आवृत्तियां जो हैं वो डिफरेंट दे रखी है। तो आवृत्तियां डिफरेंट देने की स्थिति में इसके ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरह से आएगा और संतृप्त धारा का मान है वो इसमें अगेन सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ेगा उसी तरीके से अंतक विभव का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं आवृत्ति, यहाँ पे हमारे पास धारा लेनी है, यहाँ पे हमें विभव लेना है, ये हमें लिखना है संतृप्त धारा, और यहाँ पे -V0 लिखना है और -V02 लिखना है। V01 लिख दें, इसे V02 लिख दें, ये ν1 हो जाएगा और ये आवृत्ति ν2 हो जाएगी। और हमें लिखना है कि ν2 है दैट इज ग्रेटर देन ν1 होगा। जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ेगा वैसे वैसे अंतक विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद में इसका एक तीसरा पार्ट और दे रखा है कि सीजियम धातु का कार्यफलन जो है वो हमें इतना दे रखा है और इसकी देहली आवृत्ति हमें निकालनी है। तो देहली आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा E = h ν0 और ν0 की वैल्यू निकालनी है तो h जो है वो इसके बटा में चला जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, प्लांक कांस्टेंट से। प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है उससे अपन इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास देहली आवृत्ति की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में अगला जो चैप्टर है वो भी हमारे इसी चैप्टर का होगा। निरोधी विभव किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए। यानी कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिसमें परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है। एक समान आवृत्ति और भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए इसके अंदर हमें ग्राफ बनाना है। तीव्रताएं जो है वो भिन्न भिन्न है, तो उस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर हमारा जो अंतक विभव है या निरोधी विभव है वो समान रहेगा, बाकी सब धारा का मान जो है वो डिफरेंट आ जाएगा। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे धारा का मान इंक्रीज हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन, इनका ग्राफ जो है वो आप बुक में जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।
हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक इनको पढ़ाया गया। आगे कह रहा है कि 100 वोल्ट विभवांतर से इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन रूट वी का फॉर्मूला होता है। 100 से हम जिसे डिवाइड करेंगे, रूट निकालेंगे 10 हो जाएगा, 10 का डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। इतना एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ होगा। तो इन प्रश्नों को आप विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा जो अंतिम सेक्शन डी है, इस डी सेक्शन में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और ये दोनों प्रश्न जो हैं वो 4-4 अंकों के होंगे और दोनों प्रश्नों में एक एक अथवा का ऑप्शन भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए देखते हैं। 19वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करो कि जब 2 समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है साहब। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी विषुवत रेखा यानी निरक्ष के ऊपर किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करो और आवश्यक चित्र बनाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, यदि हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर -2 नहीं लगेगा, 2 तो x के ऊपर होता है, माइनस KP वेक्टर अपॉन r³ का डेरिवेशन आएगा। हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट के अंदर विस्तार पूर्वक आप इसको पढ़ सकते हैं। आवश्यक चित्र भी बनाना है। अथवा का प्रश्न जो है वो भी इसी में से है, गाउस के अनुप्रयोगों में से है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो, यानी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। गाउस के नियम से अनंत लंबाई के एक आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करो। तो E बराबर होगा सर 2k लैम्डा अपॉन r। वेक्टर लिखना है तो r कह पाएगा। आवश्यक चित्र भी बनाना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाउस का अनुप्रयोग 100% कोई एक आने वाला है। अंतिम प्रश्न है 20वां। ये हमारे 14वें चैप्टर में से लिया गया है। 19वां प्रश्न पहले पार्ट में से और 20वां प्रश्न अंतिम चैप्टर में से। दिष्टकारी क्या है? यानी एक ऐसा परिपथ या ऐसा उपकरण जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करता है। और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। वो उपकरण जो होता है जो AC को DC में बदलता है उसे हम दिष्टकारी कहते हैं। केयरफुल रहना यहाँ पे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। परिपथ में चित्र बना करके PN संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिष्टकारी का कार्य विधि समझाइए, निवेश और निर्गत वोल्टता के रूप में तरंग के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका जो परिपथ चित्र होगा वो हमें कुछ ऐसे बनाना है। यहाँ पे हम AC सोर्स लगाएंगे, यहाँ पे हम एक कुंडली प्राथमिक परिपथ की कुंडली लगाएंगे, ये इसका माध्यम है जिसे क्रोड कहते हैं, ये द्वितीयक परिपथ की कुंडली है। यहाँ पे हम एक PN संधि डायोड लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा PN संधि डायोड लगाएंगे और ये एक मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर होता है, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। X सिरा कहेंगे, Y कहेंगे, इसे RL, और ये D1 डायोड है और ये D2 डायोड है। ये आपका इसका परिपथ चित्र हो गया। बात करें हम इसके निवेश और निर्गत तरंग रूप की, तो निवेश में तो हम AC करंट डाल रहे हैं। निर्गत में क्या होगा? निर्गत में हमारे पास DC मिलेगा जो केवल X के ऊपर की तरफ आएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है। अथवा का जो प्रश्न है ये दोनों आप लोगों को हमारे चैनल के चैप्टर नंबर 16 की प्लेलिस्ट में मिलेंगे सब कुछ। PN संधि डायोड का पश्च दिशिक बायसिंग से क्या तात्पर्य है? यानी P भाग को बैटरी के नेगेटिव से और N भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना पश्च दिशिक बायसिंग कहलाता है। PN डायोड में पश्च दिशिक बायसिंग के अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त कर परिपथ चित्र बनाकर कार्य विधि समझाइए और VI अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा 2022 में आने की पूरी संभावना है। जो छात्र कम से कम इस बोर्ड पेपर को, इस मॉडल पेपर को सोल्व कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि फेल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट भी करें, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।